बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो इंस्पेक्टर एफबीआर की तैयारी के हवाले से है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इसका जो रिज़ल्ट है पहला एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट का वो आ चुका है, जिसको हमने स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम दिया था। और एक आपको आइडिया अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। एफपीएससी के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका फ़र्स्ट टेस्ट यानी कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो 1:10 उसमें से बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। 1:10 का मतलब क्या है कि हर पोस्ट के अगेंस्ट जो 4 कैंडिडेट्स हैं वो अब सिलेक्ट कर दिए गए हैं। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10 पोस्ट हैं तो वहाँ के लिए 100, किसी के लिए जो है वो 5 अगर पोस्ट हैं तो 50 बच्चे। 1:10। अब आप लोगों का जो कंपटीशन है वो एक सीट पर 10 बच्चों का कंपटीशन है जो इस टेस्ट के लिए है। जब आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इसमें 2 लेवल्स होते हैं। एक लेवल है पासिंग का और दूसरा लेवल है फिर फर्दर आगे मेरिट के हवाले से। पासिंग मार्क्स एज़ पर सिलेबस कितने हैं वो 40 हैं, लेकिन 1:4 अब आगे इसका आएगा कि जब किसी भी एक पोस्ट के अगेंस्ट जो टॉप 4 बच्चे, पहली शर्त है कि आपने 40 नंबर लेने हैं, उससे ज़्यादा नंबर ले लेंगे तो पास हो जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होगा कि हो सकता है कि आपके 60 या 70 नंबर हैं, उसके बावजूद आपका नाम लिस्ट में ना आए। उसका रीज़न क्या है कि उनको हर पोस्ट के अगेंस्ट इन 10 में से 4 बच्चे निकालने हैं। तो इस टेस्ट में 6 बच्चे हर पोस्ट पे ड्रॉप हो जाएंगे और फाइनल जो है वो क्या होगा 1:4। ये फर्दर जो है अब आपका इंटरव्यू का कंपटीशन होगा। तो इंटरव्यू हर पोस्ट पे 4 बच्चे देंगे और उसके बाद जो है फर्दर आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएगी। तो इस प्रोसेस के लिए अभी जो फेज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का सिलेबस क्या है ऑलरेडी हम लोग कुछ डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन आज हमने इसके सिलेबस को इसके हवाले से देखना है कि जो हमारा तैयारी का तरीक़ाकार होगा वो क्या होगा और किस तरह हमने तैयारी करनी है। क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट फील्ड्स से आए हैं। किसी का बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है, किसी का बिज़नेस का है, मैनेजमेंट का है, कुछ लोग लॉ वाले हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं कुछ लॉ को सूट करते हैं और ज़्यादा जो है वो कॉमर्स वाले बच्चों को सूट करते हैं। बेसिकली सिलेबस में 4 चीज़ें दी गई हैं। पहली चीज़ जो है सिलेबस के अंदर वो हमारे पास फंक्शंस ऑफ एफबीआर। फंक्शंस ऑफ एफबीआर, इसके लिए मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। पहले दोनों चीज़ें मैं आपको बता दूँ, उसके बाद है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के बाद एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और जो लास्ट आपका है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि इससे पहले जो टेस्ट लिए गए इंस्पेक्टर एफबीआर के उसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं हुए थे, पहली बार हो रहा है। हमारे पास कोई इसका एक रोड मैप जिसको आप कहें मौजूद नहीं है। ये थोड़ा सा आसान भी होता है। उसका रीज़न कि फ़र्स्ट पेपर में जनरली जो पॉइंट्स सिलेबस में दिए गए होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वेरी बेसिक नॉलेज वो पूछा जाएगा, आपसे क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो इस लिहाज से ये आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद होगा कि आपका पहला बैच है। यहाँ पे जब उसने 4 चीज़ें दी हैं तो जनरली 50% जो आपके पेपर के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से और 50% क्वेश्चंस होंगे यहाँ से। किसी भी इम्तिहान की तैयारी के लिए पहले अपने सॉर्टिंग करनी होती है। सॉर्टिंग करने का मतलब क्या है कि पहले वो चीज़ें सॉर्ट आउट करें कि जिनका सिलेबस थोड़ा है, डिफाइंड है और आप लोगों के लिए पढ़ना और उसका याद रखना आसान है, और फर्दर वो ऐसा सिलेबस है कि जहाँ पे एग्जामिनर आउट जा ही नहीं सकता। उसमें सबसे पहली चीज़ जहाँ से हम शुरू करेंगे वो है फंक्शंस ऑफ एफबीआर। फंक्शंस ऑफ एफबीआर, इसके लिए हमारे पास एक लॉ मौजूद है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट है 2007 का और इसका सेक्शन 4। ये क्वेश्चन इंतहाई आसान इस सेंस में होगा कि ये प्री डिफाइंड है कि इसने आना ही आना है, फर्स्ट पेपर है, इसमें दूसरी बात कोई नहीं है। ये 2 पेज हैं सेक्शन 4 के। हमने जनरल नहीं चलना, हमने किसको लेना है सेक्शन 4 को।
FBR एक्ट मैं भी आप सब लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। उसका सेक्शन 4 वो फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ FBR के हवाले से है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो क्या है, फंक्शंस ऑफ FBR। तो जो पावर्स की पर्टिकुलर चीज़ें होंगी हम उसको साइड पे करेंगे और जो फंक्शंस होंगे उसको हम हाईलाइट कर देंगे, बट बेसिक मकसद होगा सेक्शन 4 FBR एक्ट। इसको अब क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम इसकी हेडिंग्स बना लेंगे। अगर हम पॉइंट्स में याद रखेंगे तो पेपर में लिखेंगे तो इतने मार्क्स नहीं आएंगे। अगर हम हर पॉइंट को किस में शिफ्ट कर दें, हेडिंग में, तो दो बातें हो जाएंगी। एक तो हेडिंग को याद रखना हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और दूसरा पेपर में लिखते हुए हमारे पास मार्जिन आएगा कि हम हेडिंग को एक्सप्लेन करेंगे तो हेडिंग हमें इस चीज़ का मार्जिन देगी कि जब आप हेडिंग के साथ पेपर लिखते हैं तो एग्जामिनर नीचे डिटेल्स के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहा होता। अगर आपकी हेडिंग ठीक है तो जनरली वो उसी के बेस पर आपको कंसीडर कर लेता है कि इसने अच्छा लिखा है। तो पहली चीज़ फंक्शन ऑफ FBR। यहाँ पे तरीकाकार क्या होगा, एक बड़ी क्लियर सी बात है कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप लोगों ने एक टेस्ट देना है, और वो टेस्ट किस चीज़ का होगा, जो आपने आज पढ़ा है उसका कल आपने टेस्ट देना है, जिसमें कोई बार बार हमें बताने वाली बात नहीं होगी। एक आपका टेस्ट होगा डेली, जो आज के दिन पढ़ा है नेक्स्ट डे उसका आपने क्या करना है, टेस्ट देना है। 30 मिनट्स का टेस्ट होगा। 1 क्वेश्चन आपने राइट डाउन करना होगा, और उसको उसी तरह राइट डाउन करना होगा जैसे पेपर में राइट डाउन करते हैं, मार्कर का यूज़ करके, बॉल पॉइंट का यूज़ करके। पेपर के लिए आसान कुछ चीज़ें मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, हम लोग इस लेवल पे आके इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देते, और ये चीज़ें हद से ज़्यादा मैटर करती हैं। आपका पेन, आपका पेपर, ये अभी से आप सेट कर लें। जिस पेन से आपने पेपर देना है उसका एक आप पूरा पैकेट ले लें, मेरे ख्याल में 100-150 रुपये का आ जाएगा, पेपर तक ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आपका हाथ जिस पेन पे बैठा होगा उसमें पेपर राइटिंग की स्पीड और हाथ के थकने का इशू ये नहीं आता। जब हम किसी डिस्क्रिप्टिव पेपर में बैठते हैं ना तो उसमें पहली चीज़ होती है कि हमने ज़्यादा लिखना है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा लिखने के भी नंबर मिलते हैं ना, आपको पता है। तो लिहाजा उस चीज़ को फिल करने के लिए हमने ये चीज़ें पहले से डिसाइड कर लेनी है, तो हमारी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। तो डेली बेस पर 30 मिनट का आपका टेस्ट होगा 1 क्वेश्चन का, और ये 1 क्वेश्चन वो होगा जो आज हमने पढ़ा है उसका कल टेस्ट होगा। फिर इसका सेम वीकली बेस पर आपका एक पेपर होगा, और ये पेपर इसमें 5 क्वेश्चंस होंगे। हर हफ्ते में एक बार मंडे को हमने ये पेपर लेना आपसे। उसका रीज़न कि ताकि आपका जो पूरा पेपर लिखने की प्रैक्टिस है। अक्सर मैंने देखा कि वो लोग जो काफ़ी अर्सा से आउट ऑफ टच थे पढ़ाई से, जाकर पहली बार डिस्क्रिप्टिव में बैठे, आती थी चीज़ें लेकिन हाथ थक गया, लिख नहीं सके, और 1.5-2 सवाल वैसे छोड़ के आ गए, टाइम मैनेज नहीं हो सका। ये सारी चीज़ें कहाँ पर आपको सीखने में मिलेंगी कि जब आप वीकली पेपर 5 क्वेश्चंस का देंगे तो आपको पता होगा कि मैंने अपना टाइम मैनेज कैसे करना, और ये किस तरह होगा। ये पेपर ऐड ऑन की बुनियाद पे चलेगा। फर्स्ट वीक में सिर्फ 5 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीक में जो 2 हफ्तों में पढ़ा उसका पेपर, उससे अगले वीक में। तो ये जो आपका मंडे का पेपर है ये पिछले पूरे सिलेबस का पेपर है। हर हफ्ते हम क्या करेंगे, उसको अपने पुराने सिलेबस को रिवाइज़ करके इंशाल्लाह आगे आते चले जाएंगे। फिर जब हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट की तो कंप्लीट करने के बाद क्या होंगे, आपके मॉक पेपर होंगे जिसके अंदर मुकम्मल जो आपका सिलेबस है वो हम आपको पढ़ा देंगे। अब पहली आसान तरीन चीज़ फंक्शंस ऑफ FBR। सेक्शन 4 अगर आप देखेंगे FBR एक्ट का, तो सेक्शन 4 के अंदर आपको कोई 20 से 24 क्लासेस मिलेंगी। टोटल ये सेक्शन 4 है। ये 2 पेजेस आपके क्या हैं, सेक्शन 4। और ये कंफर्म क्वेश्चन है जिसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है कि ये नहीं आने वाली बात है ही नहीं। ये वो क्वेश्चन है कि जिसने कंफर्म आना है। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें और पेपर में पहला क्वेश्चन आपका बेहतरीन हो तो इम्पैक्ट क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा कि ये जो बच्चा है वो अच्छी तरह से चीज़ को लिखने के काबिल है। सेकंड चीज़ क्या है, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के लिए मेंशन किया गया है कि 2021-2022। अब ये फिस्कल पॉलिसी क्या है, दर हकीकत हमारे बजट के फिगर्स हैं कि हमारी मुआशी पॉलिसी कहाँ डिफ़ाइन की जाती है, बजट के अंदर। इसमें थोड़ा सा हमने ख्याल करना, वैसे हम आपको आज प्रोवाइड कर देंगे कि ये ना हो कि कहीं हम फिस्कल पॉलिसी ओल्ड वाली ले लें। इसमें अक्सर लोग मिक्स कर जाते हैं, एक फिस्कल पॉलिसी है और एक फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट और चीज़ है, फिस्कल पॉलिसी और चीज़ है। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो हमारा मौजूदा बजट और अगले साल का पूरा मुआशी प्लान है वो क्या चीज़ है,
वो हमारी फिस्कल पॉलिसी है। और जब वो साल क्लोज़ होता है तो उसमें जनवरी के अंदर गवर्नमेंट एक फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट देती है कि क्या ये चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की या नहीं की, क्या हम उसके अकॉर्डिंग चले या नहीं चले, वो एक और चीज़ है। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, फिस्कल पॉलिसी है 2021 और 2022 की, यानी कि हमने 2021-2022 का जो बजट था उसके जो फिगर्स हैं वो फिगर्स यहाँ पे हमने लिखने होंगे। वहाँ पर हमसे पूछा जा सकता है कि हमारा जो इसमें आमदन क्या थी, अखराजात क्या थे, और इसके हवाले से कुछ बेसिक चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं। तो वो भी जो हमारा रिक्वायर्ड डाटा है वो 10 to 15 पेज का होगा। तो ओवरऑल जो 50% सिलेबस हमारे इस तैयारी का है वो हम 10 to 15 पेज के अंदर ये तमाम तैयारी कर रहे होंगे। तो पूरा फोकस हमारा किस पे आ जाएगा, इसके ऊपर। क्यों, ये वो डिफाइंड सिलेबस है, कन्फाइंड सिलेबस है जो इंशाल्लाह मैं इस पेपर में पास कराने के लिए जो रिक्वायर्ड नंबर है वो दिलवा देगा। अब अगली चीज़ जो कुछ लोग पढ़ चुके हैं और कुछ लोगों के लिए क्या है, नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको डिफ़ाइन कर दिया गया। हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब थोड़ा सा वैसे हैरानी भी है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो कंटेंट्स हैं वो पाकिस्तान के हैं और जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो किसकी हैं, वो फॉरेन ऑथर्स की हैं। तो खैर हम वहाँ से बेसिक कंसेप्ट ले लेंगे, बट क्वेश्चंस बड़े सिंपल से इस तरह बनेंगे जैसे उसने कहा कि डेफिनेशन, सबसे पहले जो हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें इसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस या इसकी सिग्निफिकेंस, वो चीज़ पूछी जा सकती है। फर्दर इसके अंदर स्कोप है और उसके बाद स्कोप के बाद जो इसका, ये एक ही क्वेश्चन हम बनाएंगे, एक क्वेश्चन आपको नोट्स की सूरत में देंगे, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या? पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू यही एचआरएम है। हमारे यहाँ अक्सर जगह पर रॉन्ग पर्सन्स हैं फॉर द राइट जॉब। एक ऐसा काम जिसके लिए वो बंदा सूटेबल है ही नहीं, आप उसको बिठा रहे हैं। ये सबसे बड़ी मिसाल, मैं इसके आपको एक सिंपल तरीन मिसाल देता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बंदा एक दिन वज़ीर साइंस हो, दूसरे दिन वज़ीर खुराक हो, तीसरे दिन वज़ीर जो है, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो एक उस बंदे का काम है कि जो एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड है। तो ये क्यों मसले आते हैं? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमें नहीं आती। अब अगर मैं ये करूं कि एडमिन ऑफिस में एनुल्ला को बिठा दूं और जो एडमिन ऑफिसर है उसको उठाकर सफाई पे लगा दूं, क्या मेरी एकेडमी सही तरीके से चल सकेगी? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या कहती है कि ये जो सारे लोग मेरे साथ बैठे हैं ना, ये सारे कौन हैं? ये मेरा ह्यूमन रिसोर्स है। मैंने इनको मैनेज कैसे करना है, किस बंदे को कौन सा काम देना है कि ताकि वो बेहतर तरीके से अपने फंक्शन को क्या करे, परफॉर्म करे, और जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे तरीके से वर्क करे और बेहतरीन आउटपुट दे सके। यहाँ पर एक तो इसका जनरल डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और स्कोप पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ जो हमने पढ़नी है वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान के हवाले से है, और वो क्या चीज़ है, वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेडरल ओब्लिक प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो ऑलमोस्ट हम सुन चुके हैं। हमें पता है कि फेडरल गवर्नमेंट कैसे बनती है। उसके अंदर हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो पूरे फेडरल हमारी कैबिनेट को लीड करता है। फेडरल कैबिनेट के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट जो है फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद हर फेडरल डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होता है जो आपस में लिजान करते हैं, और उसके बाद किसी भी डिपार्टमेंट को चलाया जाता है। इसी तरह जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे पास कौन आ जाएगा, सीएम आ जाएगा। सीएम के साथ प्रोविंशियल कैबिनेट आ जाएगी। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हमने पढ़नी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो हमें आती हैं। सिर्फ अब हमने उसको इस तरह ऑर्गेनाइज करना है कि अब हम उसको किस पर लिख सकें, पेपर पर क्वेश्चन की शक्ल में लिख सकें। लेकिन ये चीज़ अगेन ऐसी ही है जो आप सब लोग, अगर कोई बंदा जैसे लिखा था आपने भी कमेंट्स में कि सर मैंने तो कभी ज़िंदगी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं पढ़ी, आपने देखी है, सबने आपने ऑब्ज़र्व की है। खाली आपको बताना है कि वो जो चीज़ आपने पढ़ी है या वो जो चीज़ आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, आप में से हर बंदा किसी न किसी जगह पे काम कर रहा होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में होगा। वो उसके स्ट्रक्चर्स, उसका काम करने का तरीका, किस बंदे को किस जगह पर लगाया जा रहा है, वो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर।
अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 लोग हैं, एक जैसे तालीम वाले मैट्रिक वाले हैं, ठीक है, और एक मेरी तरह का है और एक ऐसा या ऐसा है, मैंने सिक्योरिटी गार्ड बनाना है, उसको सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया, और जिसने पानी भर के देना था ऐसे बंदे को पानी भर के देने पे अब वो सिक्योरिटी गार्ड को देखकर कोई डरेगा? तो मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं की। मुझे उस बंदे को जिसको देखने से पता लगता है कि पता नहीं क्या चीज़, उसको किधर खड़ा करना चाहिए? बाहर। और जो ये वाला बेचारा है इसको मुझे कहाँ करना चाहिए? इसको मुझे अंदर का काम देना चाहिए। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है कि हमारे पास जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन पावर है उसको मैनेज कैसे करना, किस बंदे को किस जॉब पर हमने लगाना है। और ऑर्गेनाइजेशन ये बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई मुश्किल चीज़, तो मतलब इसमें से भी कुछ चीज़ें ऐसी निकलती आ रही हैं जो हमें पहले से मालूम हैं, जिनको हम थोड़ी सी तवज्जो के साथ पढ़ सकते हैं। फर्दर इसमें क्या होगा? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, अप्रोचेस टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हाँ, ये जो बात आएगी ना, क्या चीज़? अप्रोचेस टू HRM, ये पढ़ी लिखी बात है थोड़ी सी, ये थ्योरीज हैं जो हमें इस बुक से मिलेंगी। कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, किस तरह हमने जो है वो इस चीज़ को थ्योरेटिकली देखना है कि जो फ्रेमवर्क्स दिए गए हैं कि आप इस तरह करके इसकी मैनेजमेंट करें ह्यूमन रिसोर्स को, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन। उसके बाद इसमें क्या चीज़ आ जाएगा जनाब? पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, टूल्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद पर्सनल मैनेजमेंट। ये टोटल हमारा जो सिलेबस है इसके हवाले से हम क्या करेंगे, हर टॉपिक के ऊपर ओवरऑल यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस हम देंगे, 5 to 10, वैसे कलेक्टिवली 5 ही होंगे, बट इसलिए कि शायद कोई एडिशनल क्वेश्चन ना आ जाए। वो 5 क्वेश्चन हम आपको देंगे, अगर टाइम हो तो पढ़ लेना, नहीं तो आपने किसके ऊपर फोकस करना है? जस्ट ऑन पहले 5 क्वेश्चन के ऊपर, जिसके अंदर क्या होगा, एक क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और स्कोप होगा, एक के अंदर ऑर्गेनाइजेशन होगी फेडरल गवर्नमेंट की और एक में होगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, एक के अंदर अप्रोचेज होंगी और एक के अंदर जो आपकी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है, इसके हवाले से एक शॉर्ट नोट हम आपको बना कर देंगे ताकि आप उसके हवाले से बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास हो, जो आप पेपर के अंदर उसको प्लेस कर सकें। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एन ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें मेन चीज़ है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके लिए डेफिनेटली मैंने आपको जैसे कि बताया है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके भी कुछ लेक्चर्स ऐसे होंगे जो एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड्स होंगे, जो PhD लेवल के लोग होंगे, जो आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से बेसिक गाइडलाइन देंगे। ऑन द अदर साइड जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसमें भी जो हमारे कॉस्ट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको कुछ लेक्चर्स देंगे और ये चीज़ें आपको सिखाएंगे कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किस तरह करना है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर आप लोग वो सीख लें तो ये पेपर और ज़्यादा आसान हो जाएगा। और वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो प्रैक्टिकल वर्क है, बेसिक प्रैक्टिकल वर्क, जो भी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे रिटर्न एंड इंट्रोडक्शन टू प्राइसिंग। अब रिटर्न का कंसेप्ट इनकम टैक्स में हम पढ़ चुके हैं और उसके बाद प्राइसिंग। असल आपका जो फंक्शन है वो क्या है, वो आपने आगे चल के प्राइसिंग वगैरह करनी है। रिटर्न्स वगैरह को आपने ओवरव्यू करना है कि रिटर्न्स जो किसने की हैं इंस्पेक्ट करना उनको कि ठीक है ये गलत है। तो अगर आप 1 से 2 बार प्रैक्टिकली रिटर्न फाइल करें, टाइम हमारे पास बहुत है, 4 to 5 मंथ का टाइम हमारे पास इंशाल्लाह है जिसमें हमने ये सारी चीज़ें करनी है। मैं आपको रिटर्न के बारे में कोई 2 साल में भी पढ़ाऊँ ना कि इसमें से ये डिडक्शन होगी, ये चीज़ें इसमें इस तरह लिखी जाएंगी, समझ नहीं आएगी। और अगर आप पहले दिन रिटर्न फाइल करना सीखें, शायद आपसे ना हो, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, तो आप रिटर्न जब उसको फाइल करना सीखे, उसमें आपने फिगर्स निकाले खुद से, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा कि आप जब फिर उसके बाद इनकम टैक्स पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे जनाब ये रिटर्न के अंदर ये चीज़ें डिडक्ट की जाती हैं, ये डिडक्ट नहीं की जाती, ये चीज़ें ऐड की जाती हैं, वो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आपके पास इतना मटेरियल हो जाएगा, ख़ास तौर पे वो बच्चे कि जो इंग्लिश राइटिंग में थोड़े से बेहतर हैं, वो फिर बड़े आराम से उस रिटर्न को जहन में रखते हुए पूरा क्वेश्चन उसके ऊपर फार्मूलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न वगैरह के हवाले से। उसके बाद कैश फ्लो एंड बजटिंग। अब जो ये कैश फ्लो और बजटिंग, ये प्योरली कौन सी है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्योर काम है जो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स ही यहाँ पर बताएंगे। कैपिटल बजटिंग है, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, परफॉर्मेंस,
प्रोग्राम्ड बजटिंग, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। तो इसमें बजटिंग, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग। अब जो लोग लॉ वाले हैं, बज़ाहिर उनके लिए चीज़ें क्या होंगी, मुश्किल होंगी। तो उनके लिए मशवरा क्या है कि इसको आपने थोड़ा टाइम देना, आपका टाइम ज़्यादा होना चाहिए 1, 2 और इन 3 पॉइंट्स के ऊपर। रीज़न कि यहाँ से आपका पेपर कितना अटैम्प्ट हो रहा है, 75%। यहाँ से पेपर आपका कितना अटैम्प्ट होना है, 25% अटैम्प्ट होना है। तो जिस टॉपिक से आपका ऑलमोस्ट 75% पेपर अटैम्प्ट हो सकता है, तो आपका फोकस उस पर हो और यहाँ पर सिलेबस बहुत ही डिफाइंड होगा। कुल मिलाकर शायद 20 या 30 पेज बनेंगे कि जिसको आप अगर अच्छे तरीके से कर लें तो उसको करने की वजह से आपका जो 80% तक का पेपर है वो इंशाल्लाह अटैम्प्ट हो जाएगा। तो लिहाजा इसके ऊपर शुरू में परेशान होने की बजाय इसके ऊपर फोकस, जब ये मुकम्मल तैयार हो जाए तो फिर आप किस तरफ आ जाएं, इस तरफ आ जाएं। इसके भी जो बेसिक नोट्स वगैरह और जो बेसिक लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन इसकी तैयारी के लिए थोड़ा सा फाइलिंग का जो सिस्टम है, रिटर्न कैसे फाइल होती है, FBR की वेबसाइट पर जो डाटा पड़ा हुआ है उसमें कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं वो देखनी है। और HRM के लिए एक और चीज़ मैं आपको अभी बता दूं, जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन और आ सकता है वो इसी में से, जो आपको मैंने सबसे पहले कौन सा एक्ट बताया था, FBR एक्ट 2007। इसका अगर आप सेक्शन 5 देखें तो इसका सेक्शन 5 किस चीज़ के हवाले से है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से है। तो मोस्ट प्रोबेबली HRM का क्योंकि पहला पेपर है तो आपका सेक्शन 5 जो FBR एक्ट है उसका सेक्शन 5 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे भी क्या है, द पावर ऑफ द बोर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज शेल इंक्लूड इंटर एलिया द फॉलोइंग पावर्स, नेमली पावर टू इम्प्लीमेंट द ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, पावर टू असेस, आइडेंटिफाई, क्रिएट, डिक्रीज एंड रिड्यूस आर डेजिग्नेट आर रीडेजिग्नेट पोस्ट एंड प्रिपेयर। तो ये क्या है कि ये सारी पावर्स दी जा रही हैं किसको, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। वो क्या कर सकते हैं, अगर कहीं पर ज़रूरत समझें तो नए लोगों को अपॉइंट करें, उसके हवाले से नई पोस्ट क्रिएट करें और उसकी क्वालिफिकेशंस को डिफ़ाइन करें ताकि आपको फिट पर्सन फॉर द फिट जॉब। अभी आपको एक चीज़ पता होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो CSS है वहाँ पर सिर्फ BA मांगा जाता है, कोई जनरल क्वालिफिकेशन नहीं, स्पेसिफिक नहीं कि हमें ये बंदा चाहिए, बस आप BA पास है तो आप क्या हैं, एलिजिबल है। बाद में देखा जाएगा क्या करना है और क्या नहीं करना। ऑन द अदर साइड अभी ये जो आपका ये टेस्ट FBR का हुआ, इसके बैक पे जो मेन चीज़ थी वो कौन सी पॉलिसी थी, HRM। कैसे कि जी हमें राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब चाहिए। तो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब लेने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफाइन कर दिया कि जी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, लॉ का बैकग्राउंड या बिजनेस का बैकग्राउंड, सिर्फ ये बैकग्राउंड हमें चाहिए। जनरल BA और जनरल सब लोगों को क्या कर दिया, वहीं पे आपने ड्रॉप कर दिया। तो ये क्यों इस बार स्पेसिफिक हुआ, ये बेसिकली कौन कहता है, ये कौन इनको समझा रहा है, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि अगर आपने इंस्पेक्टर लगाने हैं तो इसका ये फील्ड वर्क है, तो कोशिश करें कि इसके साथ रेलेवेंट बंदे ले लें जो लीगल फील्ड को जानते हों या जो लोग ये फाइनेंशियल एंड कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ के आए हों। अब जब वो MCQs बेस्ड टेस्ट से निकले तो अब आगे फर्दर फिर इसको मज़ीद स्क्रीन आउट करने के लिए कि वो बंदे कि जिनके कंसेप्ट्स इस बारे में बेहतर हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बेहतर तरीके से आइडियलाइज करके किसी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ऐसे लोग ले आएँ ताकि आगे फर्दर जब ये लोग फील्ड वर्क में जाएं वहाँ पे इनको मसला नहीं होगा। क्यों मसला नहीं होगा, क्योंकि ये वो लोग होंगे जिनका ये बैकग्राउंड ऑलरेडी है। ये इसका मकसद है कि जिसके लिए सिलेबस को मज़ीद डिफ़ाइन किया गया। मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, ये समझ लें कि कल आपका पेपर है। एक सवाल अगर आज आपको मिला है वो आप कल करके आएंगे तो इस तरह करके आएंगे कि आपका पेपर है। आपने लिखना भी उसी तरह हेडिंग के साथ। और इससे भी मैं आपको आसान चीज़ बता देता हूँ। एक चीज़ मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूँ और वो ये है कि मैं आपको आज 10 बातें भी बता देता हूँ। 9 भूल जाएंगी और सिर्फ 1 याद रहेगी। और अगर आप मुझसे 10 बातें पूछें तो आपको 9 याद रहेंगी और सिर्फ 1 भूलेगी। फ़र्क क्या है, जैसे कि अभी मैं आपको क्लियर करूँ कि कल मैंने आपको क्या पढ़ाना है, कल मैंने आपको फंक्शंस ऑफ FBR पढ़ाने हैं और उसका कौन सा सेक्शन पढ़ाना है, सेक्शन 4। आप लोग कल क्या करके आएंगे, इस सेक्शन को 2, 3, 4 बार पढ़ के आएंगे। जब आप पढ़ेंगे कुछ चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी और कुछ चीज़ों में क्यूरीज रेज हो जाएंगी और आप उसको हाईलाइट करके यहाँ पे आएंगे। फिर जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो आपकी अटेंशन का लेवल और होगा, क्योंकि आप अपने जवाब की तलाश में बैठे होंगे
कि आपको जवाब मिले, तो इस वक्त आपका जहन गैप क्रिएट कर चुका होता है, जो डिमांड करता है कि मुझे इसका जवाब मिले और मैं अपने इस माइंड को सेटिस्फाई करूं। और अगर कोई चीज़ आपने समझ ली तो आप उसको क्रॉस चेक कर रहे होते हैं कि क्या मैंने ठीक समझा या मैंने क्या किया उसको गलत। और अगर आप बिल्कुल ब्लैंक आएंगे तो हर चीज़ किधर से जाएगी, ऊपर से। फिर आपको समझ उस वक्त आएगी जब आप दोबारा पढ़ेंगे और दोबारा, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन आंसर का टाइम निकल चुका होगा। तो सबसे बेहतरीन तरीका, जिस भी लेवल पे आप स्टडी करें, जब आपको एक चीज़ डिफ़ाइन कर दी गई है कि कल आपने ये चीज़ पढ़नी है, तो आप उसको क्या करके आएँ, आप उसको पहले से पढ़ के आएँ, ताकि आपके माइंड में गैप क्रिएट हो चुका हो। उस गैप के अकॉर्डिंगली हम क्या करें, उस गैप के अकॉर्डिंगली हम अगर चलेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो कल फंक्शंस ऑफ FPR है और परसों इसी एक्ट के अंदर जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से एक सेक्शन है, हम इसको पढ़ेंगे इस वीक में, जो हमारा टारगेट। और उसके बाद फिस्कल पॉलिसी के कुछ जो बेसिक फिगर्स हैं, क्योंकि ये फिगर्स वो हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे। इतने ज़्यादा नहीं हैं, अगर आप देखेंगे तो कुल 10 to 20 फिगर्स हैं, हमारे इनकम के फिगर्स और हमारे एक्सपेंस के फिगर, कि हमारा मेन एक्सपेंस कहाँ पे है और हमारा इनकम का जो मेन सोर्स है वो क्या है। जब फिगर्स हमारे पास होते हैं ना, तो फिर हम बड़े कंफर्टेबल होकर उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन के अंदर उसको एडजस्ट और पुट कर सकते हैं। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ ले, लेकिन अगर लॉ का बैकग्राउंड है या कोई भी बैकग्राउंड है, मुश्किल नहीं है। फर्स्ट टाइम होने की वजह से पेपर इंतहाई बेसिक होगा और सिलेबस को इतना बड़ा नहीं दिया गया, बहुत ही डिफाइंड सिलेबस है, हर चीज़ को डिफ़ाइन कर दिया गया। और डिफ़ाइन करके अगर मैं कहूँ कि कोई कुल मिलाकर 20 या 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप अच्छे तरीके से कर लें सवाल की शक्ल में, तो इंशाल्लाह आपका ये पेपर पास हो जाएगा। तो जब इतना आप कंपटीशन करके, आप लाखों में से अब हज़ार हैं ऑलमोस्ट, जो है इसमें कोई 5000 के राउंड अबाउट जो है वो लोग लिए गए हैं और मोर देन 1.5 लाख लोग अपीयर हुए थे। तो आप लाखों में से हज़ार हैं, अब हज़ारों में से सैकड़े निकलने हैं, तो आप करीब पहुंच गए हैं। तो थोड़ी सी अगर आप एफर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो मुझे बताएं जनाब आप लोग।